तो WWE के PLE बैश इन बर्लिन से पहले फाइनल जो स्मैकडाउन है वो अब हो चुकी है खत्म और इस शो में सारी चीजें जो हुई हमको पता लग गई हैं। क्या फाइनली ये हिंट मिल चुका है कि कल इस PLE में केविन ओवेंस अपना हील टर्न करने वाले हैं और कोडी रोड्स की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो सकती है कल उस इवेंट के अंदर। लेकिन आज से 24 घंटे बाद आपको अब से 24 घंटे बाद बैश इन बर्लिन पेपर व्यू का रिव्यू भी मिल जाएगा। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम स्मैकडाउन को रिव्यू करेंगे और भाई डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। लेकिन भाई बैश इन बर्लिन की प्रेडिक्शंस क्या हैं आप लोगों की मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन मेरी और रोहित यानी कि रेसल चैटर की प्रेडिक्शंस जानने के लिए अभी फटाफट से इस वीडियो के पास आप जा सकते हैं और सुन सकते हैं हमारी प्रेडिक्शन ऑन असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। एक्सक्लूसिव है वो चीज वहां पर और लिंक आपको मिल जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। बिकॉज ये चीज हम चाहते थे इस बार वहां पर करें तो आपको 25 मिनट का पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा, पूरी डिटेल्ड पॉसिबल डिस्कशन, कुछ आउट ऑफ नोवेयर चीजें जो हो सकती हैं 20-25 मिनट में हमने डिस्कस करी हैं। आप डेफिनेटली जाके उसको चेकआउट करें भाई। कल बैश इन बर्लिन की रेटिंग्स का भी पॉडकास्ट आएगा तो बहुत बढ़िया माहौल रहने वाला है, कंटेंट काफी ज्यादा आने वाला है। तो चैनल पे भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज एज आई सेड द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया एंड असली अखाड़ा। इस शो को स्टार्ट करते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन LA नाइट। और ये शो पहले से ही टेप हो चुका था बिकॉज बर्लिन जर्मनी में लाइव एयर हो गया था तो रिजल्ट्स पहले से इसके बाहर आ गए थे। लेकिन LA नाइट बाहर आके बात करते हैं कि किस तरीके से 27 साल बाद पहली बार WWE बर्लिन जर्मनी यानी कि इस कंट्री की कैपिटल में वापस आई है। और भाई क्राउड की हम बात करते हैं, सबसे पहले उसी चीज को मैं एड्रेस करना चाहता हूं। लियोन फ्रांस के कंपैरिजन में आई डोंट नो कि ये क्राउड उतना अच्छा था या फिर नहीं स्मैकडाउन का, लेकिन ये स्मैकडाउन थी तो क्राउड का जो पूरी रेटिंग है, जो जजमेंट है वो कल हम बैश इन बर्लिन के बाद देंगे। लेकिन कुछ मोमेंट्स में आज इस क्राउड ने लाजवाब काम कर दिया। डेफिनेटली जो हमें यूएस का यूजुअल स्मैकडाउन क्राउड देखने को मिलता है उससे तो काफी हद से बेटर ही था और एटमॉस्फेयर काफी स्ट्रांग था। एक बार फिर से WWE ने अपने अरीना को इस तरीके से सजा रखा था कि बिल्कुल कम स्क्रीन्स हैं, लिमिटेड, और जितने मैक्सिमम लोग उसके अंदर भर सको अरीना में उतने उन्होंने यहाँ पे भर दिए थे। अब LA नाइट आगे बात करते हैं किस तरीके से लास्ट वीक यूएस के कैपिटल वॉशिंगटन में उन्होंने अपना फर्स्ट सक्सेसफुल डिफेंस करा था फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल और आज वो एक ओपन चैलेंज थ्रो करने वाले हैं और देखना चाहते हैं कि कौन उनको चैलेंज करेगा। और डेफिनेटली आज वो जर्मनी की कैपिटल में अब डिफेंड करेंगे और वो कहते हैं भाई मेरा बस चले तो मैं इस टाइटल का नाम कैपिटल टाइटल ही कर दूंगा, कैपिटल चैंपियनशिप कर दूंगा ताकि हर कंट्री की कैपिटल में जाके मैं इसको डिफेंड कर सकूं। और बाहर आ जाते हैं लुडविग काइजर टू एन इनसेन पॉप। और लुडविग काइजर भाई यहाँ पे ऑब्वियसली जर्मन है, लोग उनको बहुत ही कमाल का रिसेप्शन देते हैं और वो आके बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट दैट बर्लिन जर्मनी हैज टू ऑफर। और LA नाइट एक बार तेरे को मैं हराऊंगा, उसके बाद ये चैंपियनशिप को मैं रख लूंगा, इसको मैं अराउंड द ग्लोब अराउंड द ओशन लेके आके डिफेंड करूंगा और माइट एज वेल मैं इसका नाम रख दूंगा यूरोपियन चैंपियनशिप। और LA नाइट और लुडविग काइजर का यहां से मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है बिकॉज उनका ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये मैच भाई क्या कमाल था, परफेक्ट तरीका WWE ने आज ढूंढा शो स्टार्ट करने का बिकॉज अपने होम टाउन अपनी होम कंट्री हीरो को सबसे आगे फैंस के आगे रख देना, सबसे बड़ा रिएक्शन तुम्हें वहां पे मिल सकता है। और कुछ चैंट्स इस मैच के अंदर हमें सुनने को मिली जो जर्मन में मैंने नोट तो कर रखी है लेकिन उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं अगर आपने इनको शो पे सुना। उनमें से पहली चैंट जो यहाँ पे जर्मन में मैंने लिखी है वो है ओ वी इज द शॉन। अब भाई ये सही बोल रहा हूँ मैं फ्रेंच की तरह बोल रहा हूँ, आई डोंट नो बिकॉज कॉलेज में 2-3 सेमेस्टर में फ्रेंच पढ़ी थी, कुछ याद ज़्यादा उसका है नहीं। लेकिन इस चैंट को अगर आपने सुना इसका मतलब है ओ हाउ ब्यूटीफुल दैट इज। और एक और जर्मन में चैंट जो वो कर रहे थे जिसका ट्रांसलेशन तो यहाँ पे नहीं है लेकिन उसका मतलब ये था देयर इज ओनली वन लुडविग काइजर। तो लुडविग काइजर को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था और इस मैच को भी बिल्कुल वैसे बिल्ड करा गया कि उनको मोमेंटम दिया जाए। एक मोमेंट जहाँ पे वो अपनी स्टील स्टेप्स के ऊपर ड्रॉप किक लगाते हैं LA नाइट के ऊपर और ओवरऑल भी उसके अलावा काफ़ी बढ़िया उनको यहाँ पे मोमेंट्स दी गई। एंडिंग थोड़ी सी फ्लैट थी मैच की बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वहाँ पे एकदम से वो खत्म हो जाएगा, बट ऑब्वियसली LA नाइट अपना BFT फिनिशर लगाते हैं एंड अपने टाइटल को उन्होंने रिटेन कर लिया है। कुछ पहले हम डिस्कशंस कर रहे थे कि क्या ये ओपन चैलेंज बैश इन बर्लिन में होगा, लेकिन तब सबके दिमाग से बात निकल गई कि LA नाइट ने सिर्फ बर्लिन बोला था और स्मैकडाउन भी तो बर्लिन में हो रही है। तो भाई गलती हम सबकी है जो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं PLEs को लेके, लेकिन आज LA नाइट ने अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं स्टैग टीम मैच की जो हमें देखने को मिला। एक तरफ थे लेगाडो डेल फैंटास्मा के
हुम्बर्टो और एंजल गार्जा, और दूसरी तरफ थे बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज। भाई मैच तो काफी ये भी डिसेंट था और लोग इसके अंदर काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे। बैरन कॉर्बिन को जितनी हीट आज तक नहीं मिली स्मैकडाउन पे रिटर्न करने के बाद, उतनी आज मिल गई भाई इस क्राउड के सामने। जर्मनी में काफी ज्यादा ओवर थे बैरन कॉर्बिन, और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि बेबी फेसेस को विक्ट्री देनी चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन लेगार्डो डेल फैंटास्मा का जो ये पुश है वो कंटिन्यू होता रहता है, और जब मेन मैचेस में वो आते हैं, जैसे सैंटोस एस्कोबार आए थे लास्ट वीक, तो वो उस मैच को हार जाते हैं। तो आई डोंट नो ये पुश लीड कहां पे कर रहा है। मैं इनफैक्ट देखना चाहूंगा कि बैरन कॉर्बिन को पुश दिया जाए, और यहां पे देखने को मिलता है कि लेगार्डो इस मैच को जीत चुकी है। कॉर्बिन नहीं, अपोलो क्रूज को पिन करा जाता है, और शो में बाद में बैकस्टेज कन्फ्रंट करते हैं अपोलो क्रूज और बैरन कॉर्बिन ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को, जहां पे ऑस्टिन थ्योरी और बैरन कॉर्बिन की बहस हो जाती है, जो कि प्रोबेबली लीड करेगी अगले हफ्ते इस मैच में। लेकिन साथ ही साथ ऑस्टिन थ्योरी फाइनली ग्रेसन वॉलर को बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेकअप होने वाला है, बिकॉज तू मेरे बारे में वैसे सोचता नहीं है जैसे एक टैग टीम पार्टनर को सोचना चाहिए। लेकिन ग्रेसन वॉलर कहते हैं भाई आई एम सॉरी अगर तेरे को ऐसा कुछ लग रहा हो, लेकिन मेरी सारी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तू मेरा इकलौता भाई है जो मेरे को सपोर्ट करता है, मैं कभी तेरे साथ ऐसा कर नहीं सकता हूं। तो भाई ट्रिपल एच भाई दिखा तो रहे हैं, लेकिन जैसे कि पहले मैंने बोला था कि जब ये ब्रेकअप होगा इतना ज्यादा कमाल की वो मोमेंट होगी कि वहां से ऑस्टिन थ्योरी का वो बेबी फेस पुश स्टार्ट हो जाएगा, जो इतने टाइम से हम सोच रहे हैं कि यार विंस तो उनको देना चाहते थे, ट्रिपल एच ने उनका काम खराब कर दिया। आई डोंट थिंक कुछ ऐसा है, लेकिन जल्दी से वो करना पड़ेगा क्योंकि लोग उस चीज पे पेशेंस अपना लूज कर रहे हैं। इसके बाद एक कमाल की सेगमेंट देखने को मिली कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के बीच में, और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसको कमाल का बोल रहा हूं, लेकिन भाई जो भी हुआ आज इस प्रोमो में अच्छा जरूर था। निक ऑल्डिस आते हैं रिंग के अंदर, वो वेलकम करते हैं जर्मन क्राउड को और थैंक यू बोलते हैं उन्हें कि क्या कमाल का डब्ल्यूडब्ल्यूई का रीसेंट यूरोपियन टूर रहा है, अलग अलग सिटीज में कंट्रीज में वो गए हैं और कमाल का फीडबैक डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिला है हमेशा की तरह। और वो सबसे पहले इनवाइट करते हैं यहाँ पे चैलेंजर केविन ओवेंस को, और उसके बाद द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स। और क्या कमाल की ओवेशन थी, पॉप थी कोडी के लिए भी, केविन के लिए भी। भाई ऑब्वियसली लोगों को ज्यादा मौका नहीं मिलता कि एक लाइव शो के अंदर जो टेलीकास्ट हो रहा है टीवी में वो उनकी कंट्री में हो, तो जब उनको वो मौका मिलता है तो वो एक ही मौका भाई टॉप ऑफ द लंग्स, जितना भी तुम चीखम चिल्ली कर सकते हो वो तुम्हें उन्हीं 2 घंटों में करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले आके इस बार केविन ओवेंस ही पूछ लेते हैं कोडी रोड्स से, सो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। और कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे इस चैंपियनशिप के बारे में तेरे से बात करनी है, लेकिन केविन ओवेंस उस चीज के लिए मना कर देते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं क्यों ना कोडी हम तेरी नी के बारे में बात करें, तेरे घुटने के बारे में जो इंजर्ड हो चुका है, एक ऐसी बात जो कि तू सबसे छुपा रहा है। लेकिन कोडी रोड्स इस बात को मना कर देते हैं और बिल्कुल टॉपिक ही चेंज कर देते हैं और वापस आ जाते हैं लास्ट वीक उस पॉइंट पे जब वो कहते हैं कि अगर मैं सही टाइम पे पीछे नहीं मुड़ता केविन, तो तू शायद मुझे मेरे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप से अटैक करने वाला था। मैं पूछना चाहता हूं क्या सही में वो तेरी इंटेंशंस थी। लेकिन केविन ओवेंस उस चीज को सीधा मना कर देते हैं कि मैं कोडी तेरे साथ कभी ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन कोडी रोड्स भाई ये चैंपियन है कि क्या लफंडर है मुझे समझ नहीं आती। वो सामने से केविन ओवेंस बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, कोडी बोलते हैं नहीं भाई तू तो ऐसा करना ही चाहता है, और काफी रीजंस भी हो सकते हैं इस चीज के कि क्यों तू ऐसा करना चाहता है। वो बात करते हैं कि किस तरीके से जब से 2015-16 से केविन ओवेंस भी उसी पाथ पे चल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे और उन्होंने भी काफी टेक ओवर कर लिया था और अपना एक नाम बनाया था, वैसे ही कोडी रोड्स ने वो चीज करी, वो वापस आए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उन्होंने अपना नाम बनाया। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोडी रोड्स को उस चीज का क्रेडिट ज्यादा मिलता है और केविन ओवेंस को उस चीज का क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलता है। और केविन ओवेंस का सामने से रिप्लाई था कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, तू अपने आप से क्या सामने से आके मुझे ये सब बता रहा है कि ऐसा हो गया होगा, वैसा मैंने किया होगा। केविन ओवेंस यहाँ पे बोलते हैं कि किस तरीके से जो है उनको कोडी के ऊपर एक चीप शॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीछे से अटैक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोडी रोड्स की तो ऑलरेडी नी ही इंजर्ड है। वो कहते हैं कोडी अगर तू बोल रहा है कि तेरी नी इंजर्ड नहीं है तो क्यों तूने अपनी एंट्रेंस में आज घुटना नहीं टेका जैसे तू हमेशा करता है, वो चीज तूने क्यों नहीं करी। और यहाँ पे दूसरी तरफ कोडी रोड्स इस बात को घुमाना चाह रहे हैं कि केविन ओवेंस कोडी की नी का बहाना मार रहा है ताकि उसको मैच ना लड़ना पड़े, क्योंकि उसको लगता है कि वो अनडिजर्विंग है इस चैंपियनशिप मैच के लिए। केविन कहते हैं भाई वो बात तो मेरे कई हफ्ते पहले दिमाग से निकल गई थी, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि इसलिए मैं तेरी एक नी अगर इंजर्ड है तेरे से नहीं लड़ना चाहता और ये मैच नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर मैं तेरे को बीट करता हूं, अगर मैं तेरे को हराता हूं तो फिर से एक बार वही होगा जो मेरे साथ 8 साल पहले हुआ था। वो बोलते हैं कि कल यानी कि येस्टरडे को 8 साल एग्जैक्टली हो गए थे जब मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीता था, और तब भी जब मैं टाइटल जीता था सब लोग कह रहे थे इस बंदे को इसलिए टाइटल दे दिया गया बिकॉज ट्रिपल एच का हाथ इसके सर पे है
और आज तक वो बात मुझे खाती है, आज तक उस चीज़ को मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। और केविन ओवेंस कहते हैं एक बार फिर से वो चीज़ मैं नहीं सह सकता कि मैं अगर तेरे को हराऊं और टाइटल जीतूं और लोग मुझे आके बोलें कि कोडी की एक नी इंजर्ड है। लेकिन कोडी रोड्स इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कोडी रोड्स कहते हैं कि मेरी नी 100% है और मैं 100% तेरे सामने आऊंगा बैश इन बर्लिन में। वो कहते हैं कि जिस तरीके से मैंने अपना रोड मैप बनाया WWE में आने के बाद, मुझे पता है कि मैंने आग लगाई है, मैं बहुत आगे जा चुका हूं और इस आग को लगाने के चक्कर में मुझे सेल्फिश होना पड़ा, अपने फ्रेंड्स को भी पीछे छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं सबको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूं। और मे बी केविन उस बात को तू समझ नहीं पाया है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि रेसलमेनिया 38 में जब मैं वापस आया, वो तेरी बिगेस्ट नाइट थी और वो थी जब तेरा मैच हुआ था स्टोन कोल्ड के अगेंस्ट। लेकिन नेक्स्ट डे तुझे मेरे साथ स्पॉटलाइट शेयर करनी पड़ी थी बिकॉज मैंने अपना रिटर्न किया था WWE में। और वो कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन मैं तुझसे पूछना चाहता हूं जो एक बार मुझसे एक टाइम पे किसी ने पूछा था कि अगर मैं कल तेरे को बैश इन बर्लिन में हरा देता हूं, और जो कि मैं वो करूंगा, तो क्या उसके बाद हम दोस्त रहेंगे? और केविन ओवेंस ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो माइक फेंकते हैं सीधा और वहां से चले जाते हैं। और कोडी रोड्स का भी रिएक्शन काफी कमाल का था। तो स्टोरी ही इसके अराउंड पूरी बनाई जा रही है कि क्या केविन ओवेंस टर्न करेंगे या फिर नहीं करेंगे अगेंस्ट कोडी रोड्स। और आज इस प्रोमो ने कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा बहुत हाइप करा है फॉर दिस मैच एट बैश इन बर्लिन। और डेफिनेटली आप जाएं प्रेडिक्शंस वाला पॉडकास्ट चेकआउट करें बिकॉज वहां पे हमने डिटेल में बात करी है हील टर्न हो सकता है या फिर नहीं। इसके बाद बात करते हैं तो एक कार्मेलो हेस और अंड्राडे का चौथा मैच हुआ और 2-1 लीड कर रहे थे अंड्राडे। कमाल का अनबिलीवेबल मैच था और जितनी बार भी होगा आके रिव्यू तो यही देना पड़ेगा बिकॉज ये बंदे बाज थोड़ी आते हैं, जब भी मैच देंगे तो क्लासिक ही देंगे। तो अंड्राडे को भाई जिस तरीके से प्योरली एक वर्क हॉर्स रेसलर की तरह यूज करा जा रहा है और इस एक टेक्निकल स्टोरी लाइन में डाल दिया जहां कोई स्टोरी नहीं है, बस विन ही सब कुछ है अगेंस्ट कार्मेलो हेस, धीरे धीरे मुझे पसंद आ रही है। क्राउड इसको काफी अप्रिशिएट कर रहा है और मैं फिर से रिपीट करूंगा जो हमेशा करता हूं, इसको बेस्ट ऑफ 11 बना दो और जो जीता वो जीता, उसके बाद ये अपने अपने रास्ते और फिर फाइनली इनकी स्टोरी स्टार्ट हो सकती है। तब तक ट्रिपल एच को भी टाइम मिल जाएगा डिसाइड करने का, भाई ये तो मेरे दोनों चट्टे बट्टे हैं, मैं किसकी साइड दूं। तो इससे बढ़िया इन दोनों को आपस में लड़वा के 50-50 बुकिंग खेलते रहो, वो ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। इसके बाद बात करते हैं तो सोलो सिकोआ का एक प्रोमो जो कि टेप प्रोमो था सुनने को मिला और वो बताते हैं, अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट वीक ब्लड लाइन का फिर से एक टाइटल मैच होगा जहां टैग टीम टाइटल्स डिफेंड करे जाएंगे अगेंस्ट DIY एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। और इसके बाद वो बात करते हैं कैसे जब से वो ट्राइबल चीफ बने हैं सबसे पहले उन्होंने जिमी ऊसो को बाहर निकाला, उसके बाद वाइजमैन पॉल हेमन को बाहर निकाला, रोमन रेंस को बाहर निकाला और ना ही सिर्फ इतना, रोमन रेंस की उला फाला भी उनसे अब वो ले चुके हैं। और वो कहते हैं कि अगर एज अ ट्राइबल चीफ मैं अपनी फैमिली के साथ ये सब कर सकता हूं तो ये DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, तुम सोचो तो सही कि तुम्हारे साथ मैं आखिर क्या कर सकता हूं। हम 4 ब्लड लाइन के मेंबर तुम चारों के नाक में दम करके रख देंगे और उसके बाद कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के बीच में आई डोंट केयर कौन जीतता है, सोलो कहते हैं, लेकिन मैं उसके विनर के सामने जा रहा हूं अपना क्राउन यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को दोबारा ब्लड लाइन में वापस लाने के लिए। तो ये एक छोटा सा हिंट था इस सेगमेंट में, आई डोंट नो आपने पकड़ा या फिर नहीं, लेकिन ये तीनों लोगों को जिनको वो टेक आउट कर चुके हैं मेंशन करने का यही रीजन था कि एक एक करके वो तीनों वापस आने वाले हैं और बिल्कुल चुपचाप वो चीज होगी, भाई देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन सोलो का प्रोमो काफी सही था। और फाइनली शो का मेन इवेंट होने वाला था आज विमेंस चैंपियनशिप के लिए नाया जैक्स अगेंस्ट मीचिन, जो कि एक स्ट्रीट फाइट थी और एक्चुअली भाई मुझे लग नहीं रहा था इतना एंटरटेन करेगा, लेकिन मैच में मजा जरूर आया। यहाँ पे केंडो स्टिक्स का यूज करा गया, बॉचेस यहाँ पे काफी सारे थे, ये बात मैं एडमिट करूंगा कि उस टाइप से अगर आप देखेंगे रेसलिंग वाइज तो आपको क्लियरली आप 2-4 बॉच तो आराम से नोट कर लेंगे। ऐसा लग नहीं रहा था कि कैंडो स्टिक्स बजाई जा रही हैं, सिर्फ टच करी जा रही थी, लेकिन फिर भी क्राउड के आसपास इसकी एंडिंग जिस तरीके से थी काफी अच्छा मैच देखने को मिला। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक पावर बॉम्ब लगाती है मीचिन नाया जैक्स के ऊपर थ्रू एन टेबल और उसके बाद यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन का म्यूजिक बजता है जब ये दोनों नीचे गिरी हुई थी। और पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि फिर से टिफनी स्ट्रैटन शायद कैश इन करेंगी, लेकिन जब नाया की नज़र उनके ऊपर गई तो फिर उन्होंने उनकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी कि नहीं भाई मैं तो यहाँ पे आई हूँ ताकि तू इस मैच को जीत सके। लेकिन बेली का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है जिनको बहुत ही ज़्यादा बड़ी पॉप मिली और उसके बाद सारे लोग बेली का गाना स्टार्ट कर देते हैं। वो टिफनी को यहाँ पे अटैक करती हैं और उसके बाद टिफनी के साथ ब्रॉल करते करते क्राउड से गायब हो जाती हैं और नाया जैक्स को यहाँ पे एडवांटेज मिलती है और ट्रैश कैन सर पे लगा के नीचे गिराती हैं मीचिन को और एक बहुत ही कमाल का एनाइलेटर फिनिशर लगाया जो कि बहुत विजुअली अच्छा मुझे लगा। और नाया जैक्स ने हरा के मीचिन को अपने टाइटल को रिटेन भी कर लिया है, लेकिन ये टिफनी स्ट्रैटन वाला जो घोल मिल रहा है यहाँ पे वो कुछ कैश इन करने की सोच रही हैं,
वो आज भी हो नहीं पाया। तो इस तरीके से स्मैकडाउन हो जाती है खत्म और अब बैश इन बर्लिन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे सारे मैचेस। आप लोगों की प्रेडिक्शंस मैं नीचे कमेंट्स में जानना चाहूंगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली मुझे बताएं कमेंट्स में, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शायद एक और वीडियो आ सकती है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।